तो अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, किसी दूसरे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखें तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है और नेट टॉर्क कितना होता है और टॉर्क मिनिमम और मैक्सिमम की क्या स्टेट्स होती हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो पहले हम यहाँ ड्रॉ करेंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का तरीका है इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस अगर हम बनाएंगे, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइंस, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक डायपोल रखा हुआ है। ये मान लिया एक डायपोल है, यहाँ मान लिया पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ मान लिया हमने नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इसको हमने ये मान लिया कैसा चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये जो चार्ज है ये है आपका माइनस क्यू चार्ज। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई। क्लियर? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स जो होता है वो क्यू ई लगता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई। ये वेक्टर इक्वेशन है और ये इक्वेशन ये बताती है कि अगर हम क्यू चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखेंगे, किसी क्यू चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। ये रिलेशन जो है वो एक वेक्टर रिलेशन है और वो ये बात बता रहा है आपको कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन अगर यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ अप्लाई करें, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। लेकिन वैल्यू दोनों की क्या होगी, वैल्यू दोनों की क्यू ई के ही बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, बट एक पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स आपका हो गया क्यू ई और ये भी फोर्स कितना होगा क्यू ई। माइनस का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट, माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, अब आप जरा डायग्राम देख के ये बताइए कि इसमें नेट फोर्स कितना है। तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ रही है यहाँ पे कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, 0। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, इससे मिलता जुलता दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है, ढंग से सुनना है आपको, अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है तो उस सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि आपने किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया। यानी आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो, सब जगह से आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, ये एक थ्योरम है जो कि 11th में हम पढ़ते हैं और थ्योरम आप ढंग से सुन लीजिए क्या है कि किसी भी सिस्टम पर अगर नेट फोर्स 0 होता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क आप कहीं से भी निकालो, हर जगह से वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ठीक, अब जरा यहाँ समझते हैं यहाँ सिचुएशन क्या है। नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक है, अब हम निकालेंगे टॉर्क और हर जगह से सेम आएगा तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सेंटर के अबाउट निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मान लिया इसका सेंटर रहा होगा, ओ मान लेते हैं सेंटर। ये डिस्टेंस कितनी रही होगी, एल, ये डिस्टेंस भी कितनी रही होगी, एल, और ये एंगल मैंने मान लिया ये थीटा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, तो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उनके बीच का ये जो एंगल है वो है आपका थीटा। क्लियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम निकालने जा रहे हैं टॉर्क। तो टॉर्क जब हम निकालेंगे तो टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जरा समझिए, हम टॉर्क निकालने जा रहे हैं ओके अबाउट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो टॉर्क आएगा वो सिर्फ ओके अबाउट आएगा। अभी हमने बात करी कि सभी पॉइंट के अबाउट सेम ही आएगा, तो जो टॉर्क ओके अबाउट आएगा वही टॉर्क किसी और भी पॉइंट के अबाउट आएगा, सभी पॉइंट के अबाउट वही आंसर बनेगा। अब आप आराम से देखते जाइए। अगर मुझे इस फोर्स क्यू का टॉर्क निकालना है तो इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी ये फोर्स की लाइन होगी। इस लाइन पे मैं यहाँ से क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर।
तो ये बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए हमें चाहिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ठीक, तब आपको टॉर्क मिलेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है, फिर से सुन लीजिए, इसका नाम क्या है, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, तो ये बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाले भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स, और ये वाली लेंथ जो है एल है, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी एल साइन थीटा। परपेंडिकुलर आता है एल साइन थीटा और बेस आता है एल कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता लग गई कितनी है, ये एल साइन थीटा। इसी तरह से जब मैं इस फोर्स का टॉर्क निकाल रहा हूँ, ये वाला फोर्स भी तो है क्यूई, जब हम इस फोर्स का टॉर्क निकालेंगे पॉइंट ओ के अबाउट, तो पहले इसकी लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और यहाँ से क्या डालेंगे हम, उस लाइन पे डालेंगे परपेंडिकुलर। तो सिमेट्री ये कहती है कि अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल अगर आपका थीटा है, तो यहाँ वाला एंगल जो ये है ये भी क्या रहेगा, थीटा। कौन से एंगल होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो आएगी आर परपेंडिकुलर, ये फिर से क्या आ जाएगी, एल साइन थीटा, यानी दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा है। दोनों ही फोर्स की हुई है, दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा है, तो दोनों की वजह से जो टॉर्क बनेगा वो बनेगा फोर्स हो गया क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। दूसरे वाले फोर्स का भी टॉर्क कितना हो जाएगा, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा। ये दोनों ही टॉर्क हो गए। अब दोनों टॉर्क हमें ऐड करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो वो हमें ये देखना पड़ेगा कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फोर्स है क्यू ई इस पॉइंट ओ के अबाउट इस डायपोल को कैसे घुमाएगा, तो आप तुरंत कह दोगे ये इस सेंस में घुमाएगा, यानी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और अगर मैं फिर से यहाँ पूछूं कि ये जो फोर्स है क्यू ई ये पॉइंट ओ के अबाउट इस डायपोल को कैसे घुमाएगा, तो आप तुरंत कह दोगे ये भी इसको ऐसे ही घुमाएगा। तो दोनों फोर्स के जो टॉर्क हैं वो सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों ही के टॉर्क क्लॉकवाइज हैं, तो दोनों के टॉर्क ऐड हो जाएंगे नेट टॉर्क आने के लिए। तो नेट टॉर्क जो आपका आ रहा है वो आपका आ जाएगा 2QEL साइन थीटा। और पहला वाला टॉर्क भी क्लॉकवाइज था, दूसरा वाला टॉर्क भी क्लॉकवाइज है, तो ये जो रिजल्टेंट टॉर्क आएगा ये भी कैसा आएगा आपका क्लॉकवाइज। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये 2Q और ये L ये मिलके तो P बन जाएगा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा आपका P साइन थीटा। और P साइन थीटा को आप वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो। वेक्टर अगर हम बना के लिखें P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद हो, दो वेक्टर्स के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B, वो AB साइन थीटा होता है। इसी तरह से P क्रॉस E P साइन थीटा बन जाएगा। तो ये आपका बनेगा वेक्टर रिलेशन, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज P क्रॉस E। क्लियर, ठीक। अब जरा समझते हैं कि टॉर्क जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, वो सारी बातें समझते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ढंग से समझिए इसको। तो टॉर्क अगर मैं पूछ रहा हूं जीरो कब होगा, टॉर्क जीरो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक। तो टॉर्क जीरो तब होगा जब साइन थीटा जीरो होगा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू है P साइन थीटा। P और E तो जीरो हो नहीं सकते, साइन थीटा ही जीरो होगा। साइन थीटा कब कब जीरो होगा, तो साइन थीटा के लिए दो एंगल के लिए जीरो होता है, एक तो 0 डिग्री पे साइन थीटा जीरो होता है और एक 180 डिग्री पे, ठीक है। 0 डिग्री पे भी टॉर्क जीरो, 180 डिग्री पे भी टॉर्क जीरो। 0 डिग्री पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और 180 डिग्री पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट इनमें अंतर है। जो 0 डिग्री वाली है उसका नाम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो 180 वाली है उसका नाम होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब बात होती है टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा और कब होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा आपका मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये थीटा कितना आ जाएगा, तो ये थीटा या तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, या फिर आपका कितना होगा 270 डिग्री। दोनों में ही टॉर्क मैक्सिमम होगा, ठीक है। बट एक में साइन थीटा +1 आएगा और एक में साइन थीटा -1 आएगा। तो इसका मतलब एक साइड, एक ओरिएंटेशन में टॉर्क क्लॉकवाइज होगा मैक्सिमम और एक ओरिएंटेशन में टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा मैक्सिमम, लेकिन होंगी दोनों वैल्यूज। तो टॉर्क मैक्सिमम के लिए मैं दोनों वैल्यू डाल देता हूँ +-1। तो थीटा आपका एक तो 90 डिग्री आ जाएगा, एक 270 डिग्री आ जाएगा। दोनों में टॉर्क मैक्सिमम होगा, बट एक में डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी और एक में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी टॉर्क की। और ये टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट है, निकाला हमने वो पॉइंट के अबाउट है, लेकिन हमने बात कर ली थी शुरुआत में ही कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने किस पॉइंट के अबाउट निकाला। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, सब जगह से सेम आएगा। तो अब हमें ये कहें कि ये टॉर्क सिर्फ ओ पॉइंट के अबाउट है, वो ठीक नहीं होगा, ये किसी भी पॉइंट के अबाउट है। क्लियर।